नमस्कार दोस्तों। साथियों, क्या होगा अगर आप सो करके उठे आपको पता चले कि भारत सरकार और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है कि 6 फीट से कम इंसानों को इंसान नहीं माना जाएगा। उनसे तमाम संवैधानिक सुविधाएं छीन ली जाएंगी, संवैधानिक सुरक्षा छीन ली जाएगी और उन्हें संवैधानिक अधिकारों से वंचित कर दिया जाएगा और उन्हें खत्म करने का अधिकार दे दिया जाएगा। या 50 फीट से कम के पेड़ों को पेड़ नहीं माना जाएगा और उन्हें काट दिया जाएगा। आपको क्या लगता है कितने प्रतिशत पेड़ और कितने प्रतिशत इंसान इस दुनिया में बचेंगे? अब आप सोच रहे होंगे मैं ऐसा मूर्खतापूर्ण सवाल पूछ क्यों रहा हूं। तो साथियों, हाल ही में भारत सरकार के और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक निर्णय आया है, या यूं कहें कि भारत सरकार के निर्देश पर यह निर्णय आया है कि अरावली पर्वतमाला की जो पहाड़ियां, ये दो तरीके का निर्णय है, वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल लिमिट का निर्णय यह है कि जो पहाड़ियां अरावली पर्वतमाला की 100 मीटर से कम होंगी उन्हें पहाड़ नहीं माना जाएगा, और जिन 200 मीटर के पहाड़ों के बीच की दूरी 500 मीटर से ज्यादा होगी, उनके बीच में कैसा भी जंगल हो, कैसे भी पहाड़ हो, उनको भी पहाड़ नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो इससे दिक्कत क्या है? समझदार लोग तो समझ गए होंगे, लेकिन जो नहीं समझ पाए हैं उनको मैं बता दूं कि ऐसा होते ही अरावली पर्वतमाला की वो तमाम पहाड़ियां, जो लगभग इस परिभाषा के अंतर्गत 93% पहाड़ियां पहाड़ नहीं मानी जाएंगी, वो तमाम पहाड़ी चोटियां पर्यावरण संरक्षण की रेंज से बाहर हो जाएंगी और फिर इनको खोदने का, उजाड़ने का, उस जंगल को काटने का, जानवरों को मारने का, पहाड़ों को गिराने का, नीचे माइनिंग करने का सारा राइट उद्योगपतियों को, खासकर एक सेठ को मिल जाएगा, जो सेठ आज मोदी का सेठ बना हुआ है। सारा का सारा अधिकार एक सेठ को मिल जाएगा। सेठ कौन है आप बहुत अच्छे से जान सकते हैं। तो अब मैं आपको सबसे पहले अरावली पर्वतमाला के बारे में बताना चाहूंगा। दोस्तों, अरावली पर्वतमाला इस दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में से एक है, जिसकी उम्र लगभग 350 करोड़ से 250 करोड़ आकी गई है। मतलब हिमालय जो 4 से 5 करोड़ साल पुराना है, वो इसके सामने बच्चा है। ये अरावली पर्वत रेंज की पहाड़ियां गुजरात से शुरू होकर के राजस्थान होते हुए हरियाणा से जाकर दिल्ली में रासीना हिल्स पे खत्म हो जाती हैं, जहां पर आपने संसद भवन और राष्ट्रपति भवन देखा होगा वहां। और इसकी लंबाई लगभग 692 किलोमीटर है। सबसे ऊंची चोटी 1722 मीटर की मानी जाती है। और इसी बीच इस पहाड़ी पर, जैसे कि बहुत पुरानी पहाड़ी है, तो बहुत शानदार दर्शनीय स्थल जैसे कि माउंट आबू, एक पूरा शहर, उसके बाद तमाम ऐसे मंदिर जो पुराणों में वर्णित हैं, पुरातन कालीन मंदिर, पुरातन कालीन धर्मस्थल, ऐसे तमाम अलौकिक संत वहां देखे जाने का दावा किया जाता है, जो गुफाओं में रहते हैं। तमाम रहस्यमयी झीलें, अनदेखी गुफाएं, अलौकिक संतों तक के होने का दावा यहां पे किया जाता है। इसके साथ ही दोस्तों, अरावली पर्वतमाला सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, यह इस देश के विकास का, इस देश की विकास का गवाह रहा है, दुनिया के विकास का गवाह रहा है, और साथ साथ राजस्थान की अस्मिता और राजस्थान का गौरव रहा है। जिन श्रद्धेय महाराणा प्रताप का नाम लेकर के तमाम लोग खुद को क्षत्रिय हितों का पैरोकार बताते फिरते हैं, उन महाराणा प्रताप का किला चित्तौड़गढ़, आमेर, जयगढ़, कुंभलगढ़, ये सब इस अरावली पर्वतमाला की चोटियों पर और किनारे पर बने हुए थे। इसी पहाड़ी की घाटी हल्दी घाटी थी, जहां की कहानी सुनकर आज हमारे आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसी पहाड़ी की घाटी में महाराणा प्रताप ने निर्वासन के दिन बिताए, घास की रोटी खाई, यहां रहने वाले कोल भीलों को इकट्ठा किया, अपनी सेना बने, अपना पुराना खोया गौरव फिर से हासिल किया। इसी अरावली की घाटियों में पूज्य भामा शाह ने अपने पुरखों की संचित की हुई, मेहनत से संचित की हुई संपत्ति राष्ट्र हित में राजा को दान कर दी। और आज हम देख रहे हैं कि एक राजा पुरखों से राष्ट्र की इकट्ठी की हुई संपत्ति को अपने एक सेठ को दान कर दे रहा है, और खुद को राष्ट्रभक्त और राष्ट्र विश्वगुरु और राष्ट्रवादी बता रहा है। खैर, ऐतिहासिकता को छोड़ भी दें तो अरावली का खत्म होना हमारे देश के भौगोलिक, सामाजिक और पर्यावरणीय इतिहास पर इतना घातक प्रभाव डालने वाला, इसका आपको अंदाजा नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि जो भी पढ़ा लिखा आदमी होगा, जिसको थोड़ा सा भी कॉमन सेंस होगा, वो जानता होगा कि अरावली पर्वतमाला के एक तरफ जयपुर, कोटा, अजमेर जैसे शहर हैं जो बहुत बसे बसाए, बहुत हरे भरे हैं। तो अरावली के दूसरी तरफ थार का मरुस्थल है, एक
बहुत दूर तक पाकिस्तान तक फैला हुआ रेगिस्तान, जहां पानी भी नहीं है, खेती नहीं होती, फसल नहीं होती। और जो पढ़े लिखे हो जानते होंगे, हमारे तमाम पुरातत्वविद ऐसा कहते हैं, हमारे साइंटिस्ट ऐसा कहते हैं कि आज से सालों पहले थार भी एक हरी भरी जगह हुआ करती थी। जिस गंगा यमुना सरस्वती के त्रिवेणी पर नहा करके अपना युगों युगों का पाप नष्ट करते हैं प्रयागराज जाकर के, उस त्रिवेणी की तीसरी वेणी सरस्वती यहीं से होकर के बहती थी, जो आज विलुप्त हो चुकी हैं। लेकिन धीरे धीरे पश्चिम से आती रेगिस्तानी हवाओं ने उस जगह को अपने कब्जे में लेना शुरू किया। रेत की परत बिछती गई और धीरे धीरे परत मोटी होती गई। कुछ सालों बाद पूरा का पूरा एरिया बंजर हो गया। और रेगिस्तान ऐसे ही बनते हैं दोस्तों। रेगिस्तान एक कंडीशन है, कोई स्थान का नाम नहीं होता। रेगिस्तान की रेत, उसके पैर तो होते नहीं, हवा से उड़ती रहती है और जैसे जाकर उपजाऊ जमीनों पर बैठती है और परत मोटी होती रहती है, धीरे जमीन बंजर हो जाती है। लेकिन वो रेगिस्तान अरावली के इस पार नहीं आ पाया, क्योंकि अरावली युगों युगों से अरावली पहरेदार बनकर के बीच में खड़ा हुआ था, जिसके साए में आधा राजस्थान, हरियाणा का हिस्सा, दिल्ली और हमारा उत्तर प्रदेश तक सुरक्षित बैठे हुए थे। और आज जब ये एक उद्योगपति के लालच में और एक प्रधानमंत्री के मित्र मोह में अगर ये पहाड़ियां नष्ट कर दी गई दोस्तों, तो रेगिस्तान, तमाम वैज्ञानिक ऐसा कह रहे हैं कि बहुत जल्दी वो रेगिस्तान फैलता हुआ आगे तक आ जाएगा। और बहुत जल्दी आप देखेंगे कि तमाम स्टेट में, चारों राज्यों की सड़कों पर, पार्कों में, छतों पर, उससे बढ़कर किसानों के खेतों में आपको रेत की परत दिखाई देगी। और कुछ सौ सालों बाद ये रेगिस्तान, ये मरुस्थल बढ़ता हुआ मध्य प्रदेश तक पहुंच जाएगा। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? तब शायद मोदी नहीं होंगे, तब शायद अडानी नहीं होंगे। अडानी साहब के पहले ही विदेश निकल जाए, उनके तो पूरे देश में दरवाजे खोल रखे हैं, वो जहां चाहे वहां रह लें। हमारा आपका क्या होगा साथियों? इसके अलावा हम और आप गर्मियों में कहते हैं बहुत गर्मी पड़ रही है, हर साल गर्मी बढ़ती जा रही है। जो सक्षम है एसी में, कूलर में और पता नहीं कहां कहां रह लेते हैं, आम आदमी अब भी वैसे बैठ के झेलता रहता है। तो साथियों, जब गर्म हवाएं पश्चिम से, रेगिस्तानी गर्म हवाएं आती हैं हमारे देश की तरफ, तो वो अरावली से आकर के टकराती हैं और अरावली के जंगलों से, पेड़ों से, पौधों से, पत्तों से छन करके, साफ होकर के रेत वहीं गिर जाती है और साफ और ठंडी हवा आपको आकर दिल्ली और हरियाणा में मिलती है। तब भी आपको गर्मी लगती है। तो एक बात सोचिए, जब ये जंगल खत्म हो जाएंगे, ये हवाएं सीधे आपके घरों में आएंगी, उस समय टेम्परेचर का हाल सोचिए आप। आपने तो मोदी जी को देखा है, आज वीडियो में आप देखते होंगे, उनके हर घर में हर 10 कदम पे कोई एयर प्यूरिफायर लगा होता है। आज के हालात में बिना एयर प्यूरिफायर के वो नहीं रह सकते। लेकिन आपके घर में कितने एयर प्यूरिफायर लगे हुए हैं? बताइएगा जरूर। तीसरी बात दोस्तों, अरावली पर्वतमाला के नीचे एक बहुत बड़ा जल स्रोत है, भूमि जल का स्रोत है, क्योंकि अरावली पर्वतमालाएं स्पंज की तरह काम करती हैं। जब बरसात होती है तो पानी से, क्रीक्स में, दरारों से होकर के जमीन में चला जाता है और वहां जल स्रोत है जिसका इस्तेमाल राजस्थान के लोग करते हैं, दिल्ली के लोग कर लेते हैं। आज भी दिल्ली में पानी की हालत नहीं है कि टैंकरों का बिजनेस चल रहा है। गुड़गांव में तो गुड़गांव में तो 80-100 रुपए लीटर लोग पानी खरीद के पीते हैं। लेकिन जब वहां माइनिंग एक्टिविटी होने लग जाएगी, जब वहां सेठ के बड़े बड़े बुलडोजर चलेंगे, तो पानी का स्रोत सूख जाएगा। आप सोच सकते हैं क्या होने वाला है आने वाले दिनों में? लोग पानी के लिए मरेंगे, राजस्थान खत्म हो जाएगा, दिल्ली में पानी की हालत यह हो जाएगी कि लोग वहां से पलायन करने लग जाएंगे, सिर्फ एक छोटे से लालच की वजह से। साथियों, अरावली को सिर्फ अरावली का पहाड़ मानकर मत देखिए। ये हमारा आपका एक इकोसिस्टम का एक बहुत बड़ा प्लेयर है। जब ये खत्म हो जाएगा तो बहुत सारे नुकसान झेलने पड़ेंगे देश को। आप इंसानों के पॉइंट ऑफ व्यू से छोड़ दीजिए। आप सब जानते हो कि अरावली से हमें बताया कि 692 किलोमीटर है, बहुत बड़ा जंगल है इसके ऊपर, बहुत बड़ा जंगल, बहुत सारी अनदेखी झीलें जिसमें अलग अलग तरह के जीव जंतु रहते हैं, मगरमच्छ, घड़ियालों का पूरा कुनबा रहता है। उसके बाद इन जंगलों में एक तरफ सरिस्का टाइगर रिजर्व है, तो एक तरफ रणथंभौर नेशनल पार्क, और ये सब खुले वन क्षेत्र हैं। इनके जानवर आप जानते होंगे कि जो बड़े जानवर होते हैं, शेर, चीते, तेंदुए, बाघ, भेड़िए तक, वो वयस्क होने के बाद मेटिंग के लिए अपने एरिया को छोड़ के बाहर निकलते हैं। तो मेटिंग के लिए बाहर निकलते हैं, आवास के लिए, रहने के लिए, खाने के लिए बाहर निकलते हैं। आसपास दूसरे जंगलों में आते जाते रहते हैं और अरावली के जंगल उसके लिए कॉरिडोर का काम करते हैं। साथियों, सोचिए जंगल खत्म हो जाएंगे तो नेशनल पार्क के जानवर कैसे बाहर निकले, कहाँ जाएंगे? या तो सिमट के अपने जंगल में रह जाएंगे, इन ब्रीडिंग करेंगे, धीरे धीरे मर जाएंगे, या वो बाहर निकलेंगे, इंसानों पर हमला करेंगे, तब भी मारे जाएंगे, या वो उठा करके अंबानी जी के वनतारा भेज दिए जाएंगे। ये भी एक वजह हो सकती है।
साथियों, एक बड़ी चीज और अरावली के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि जब भी पश्चिम से मानसूनी हवाएं उठती हैं, वो अरावली तक आते आते अरावली से लड़ती हैं और स्पीड ब्रेकर काम करके तब वो हिमालय पर जाके टकराती हैं। अगर जो हवाएं अरावली से नहीं टकराती उससे जाके हिमालय से टकराती हैं। जब 1 2 3 लहरें टकराती हैं तो घनघोर बरसात होती है। कई बार लोग कहते हैं बादल फट गए, शहर के शहर बह जाते हैं, कितने लोग मर जाते हैं। लगातार ऐसी घटनाएं उत्तरांचल हिमाचल प्रदेश में सुनते होंगे। तो मैं उत्तराखंड के दोस्तों और भाइयों, ये लड़ाई सिर्फ हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की नहीं है, ये लड़ाई आपकी भी है। क्योंकि अरावली आपके लिए स्पीड ब्रेकर का काम करता है और मानसूनी हवाओं को रोक करके उसके बाद उनको हल्के से ऊपर भेजता है, जिससे आपको सामान्य बारिश का आनंद मिलता है। लेकिन जब अरावली नहीं रहेगा तब ये मानसूनी हवाएं सीधे जाकर टकराएंगी तो रोज बादल फटेंगे और रोज शहर बहेंगे। लेकिन उनको फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो तो दिल्ली में रहेंगे या फकीर झोला उठाए चल देंगे या डांडरी विदेश निकल जाएंगे। मौसम वैज्ञानिक तो ये भी कहते हैं कि बे ऑफ बंगाल से उठने वाली मानसूनी हवाएं जब आप वहां से चलते थे, आप राजस्थान आकर नीचे होती हैं तो अरावली जंगलों से आकर्षित होती हैं, अरावली से टकराती हैं। राजस्थान में अजमेर, जयपुर में, अजमेर में और कोटा में बारिश होती है। लेकिन जब अरावली नहीं रह जाएगी तो मानसूनी हवाएं सीधे बहकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जाकर के बारिश करेंगी। और साहिब के मित्र का पावर प्लांट भी बन रहा है पाकिस्तान में, तो वहां भी आवास बना लेंगे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या आप इसके लिए तैयार हैं? साथियों, अरावली हो सकता है सेठों के लिए सिर्फ एक खनिजों का और जमीन का और जंगली लकड़ियों का और जानवरों का खजाना हो, लेकिन हमारे आपके लिए ऑक्सीजन का टैंक है, ऑक्सीजन का खजाना है। ये क्यों नहीं देख पा रहे हैं लोग? मोदी जी के मंत्री कहते हैं हम 17 जंगल बना रहे हैं। कल अर्नब गोस्वामी ने पूछा भाई एक पहाड़ बना सकते हो क्या? तो तोड़ क्यों रहे हो? मैं तो मोदी से कहता हूं, मोदी जी अगर आप अरावली को तोड़ रहे हैं तो भक्तों को खुश करने के लिए काम और करिए, हिमालय को भी बेच दीजिए, उसको भी तोड़ दीजिए। क्योंकि हिमालय टूट जाएगा तो जो रेगिस्तानी हवाएं चलेंगी वो हमारे देश को तबाह करते हुए जाकर चीन और पाकिस्तान को भी तबाह करेंगी। अकेले हम ही बर्बाद नहीं होंगे, वो भी बर्बाद होंगे। अब भक्त इस पर खुश होंगे, आपको मास्टर स्ट्रोक बताएंगे। सोचिए दोस्तों, कितनी नीचता, कितनी धूर्तता, कितना घटियापन है इन सत्ता में बैठे लोगों और इन उद्योगपतियों में। इन्होंने रूल बनवाया है कि अरावली की जो पर्वतमालाएं 100 मीटर से ऊपर होंगी वो बची रहेंगी और 100 मीटर से नीचे 99 मीटर भी होंगे तो तोड़ दी जाएंगी। अब आप बताइए, हम दुनिया में जब से हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ऊंचाई नापने का पैमाना क्या होता है? हमेशा समुद्र तल से ऊंचाई नापी जाती है। आप किसी स्टेशन पर चले जाइए, किसी हिल स्टेशन में जाइए, किसी नहर में जाइए, नदी में जाइए, जहां भी आप जाएंगे ऊंचाई हमेशा समुद्र तल से मानी जाती है क्योंकि स्टेबल ऊंचाई मानी जाती है। यहां पर ऊंचाई का पैमाना क्या दिया गया कि पहाड़ियों के आसपास की जमीन से जिस 100 मीटर ऊंचा होगा। मतलब कोई पहाड़ अगर 101 मीटर ऊंचा है तो वो पहाड़ है। लेकिन अगर सरकारी सहयोग से, क्योंकि सर पे तो सरकार का हाथ है, या यूं कहें सरकार के सर पे उनका हाथ है, सेठ जी का, और सेठ जी ने आसपास 4 मीटर ऊंची या 3 मीटर ऊंची एक मलबा गिरवा के जमीन ऊंची कर दी पहाड़ों के आसपास की। कितना मिनट लगता है? रात भर में तो कितने मीटर ऊंचाई बढ़ जाएगी। तो फिर उससे अगर ऊंचाई नापी जाएगी तो 101 मीटर का पहाड़ आपका 98 मीटर का रह जाएगा 3 मीटर होने के बाद, फिर तो पहाड़ नहीं रह जाएगा। मतलब ये दोस्तों मत सोचना कि सिर्फ 97% पहाड़ियां खत्म होने, माफ कीजिएगा, सिर्फ 93% पहाड़ियां खत्म होने जा रही हैं। पूरी की पूरी अरावली खत्म होने जा रही है। अगर मैंने आपके कुछ सवालों के जवाब वीडियो से मिले हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और जल्दी मैं आपको ऐसा वीडियो लेकर के आने वाला हूं जो इससे भी भयानक है, जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। इस चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और सहयोग कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, पर्यावरण जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद।